हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार आपके प्रॉमिस के साथ आए हैं कि भाई अब की बार जो ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपकी एमसीक्यू सीरीज, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आपका केजीएमयू का एग्जाम हो, चाहे एम्स सीआरई का एग्जाम हो, डिपमर का हो, या डी ट्रिपल एस बी, या यूपीएससी के थ्रू अभी जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, उनके लिए भी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपकी सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चंस तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन इनके एक्सप्लेनेशन जो होंगे, जो 4 ऑप्शंस इनके होते हैं, हम उनको वेल एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप उसे करके आएंगे। ठीक है, मेरी क्लास में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको विदाउट कॉपी पेन लेके बैठना है, और इन क्वेश्चंस का रिवीजन में लल्लन टॉप क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी कोई लोड नहीं लेना है। जो क्वेश्चंस मैं आज पढ़ा रहा हूं उसको वीकली आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी क्लास को करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उनमें से कौन सी ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है। देखिए भैया, जहां पे नॉट हो थोड़ा सा उसे स्पेशल प्रेफरेंस दीजिए, है ना, उसे बहुत ही कंसिडरेशन के साथ कीजिए, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट यहाँ पर कोई भी ड्रग जो है नहीं बनाती है। तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया मेटाबॉलिज्म और ये एक्टिव मेटाबोलाइट इनएक्टिव मेटाबोलाइट होते क्या हैं आखिर, है ना। तो देखिए, आपने फार्माकोलॉजी के अंतर ये पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी, है ना, इसके अंतर्गत 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आपने पढ़ा होगा 4 स्टेप वाइज प्रोसेस होती हैं आपकी। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने एब्जॉर्प्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक मेटाबॉलिज्म और एक एक्सक्रीशन। तो जो आपने तीसरा स्टेप पढ़ा है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, इसमें इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग यार नहीं बन पा रही है, अभी पहली पहली क्लास है हमारी। ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। तो यहीं पर आपको ये बताना है कि आखिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले से जान लेते हैं हम। तो देखिए भैया, जो आपकी मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई ड्रग सपोज ए हमने इंगल्फ किया है, मतलब एडमिनिस्टर किया है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है तो वो दूसरे केमिकल कंपोजिशन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मतलब उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द लिविंग सेल हो रहा है, इसलिए उसको हम बायो बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया ये। अब देखिए, एक्टिव मेटाबोलाइट इनएक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हो सकता है कि वो एक्टिव ड्रग हो, ठीक है, या हो सकता है वो इनएक्टिव ड्रग हो। ठीक है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो ड्रग एक्टिव होगी या तो वो इनएक्टिव होगी। अगर वो एक्टिव ड्रग है, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बी को केमिकल में यहां कन्वर्ट हो रही है, तो ये एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकता है। ठीक है, और अगर इनएक्टिव ड्रग है तो यहां पर भी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप क्या एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती। ठीक है, अब देखिए ये मेटाबॉलिज्म हम करवाते क्यों हैं। देखिए, कोई भी ड्रग हमारी होती है तो वो जनरली जो होती है लिपिड सॉल्युबल होती है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोफिलिक होती है। ठीक है, तो लाइपोफिलिक होने के कारण हमारी अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल रहेगी तो वो बॉडी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे जो साइट ऑफ एक्शन रहेगा वहां जाकर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म है किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल है ना। ये एक्सोजीनियस केमिकल जो होता है हमारा, ये जितनी देर बॉडी के अंदर रहता है उतना ही टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, हमारे ब्लड के अंदर गई, सेल मेम्ब्रेन के अंदर गई, वहां इसको रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना भी रहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोजीनियस केमिकल है, जितनी देर रहेगा उतनी देर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, और हमारे जो बॉडी से एक्सक्रीशन होता है वो मेनली यूरिन के थ्रू होता है। यूरिन फेसिस वगैरह होती है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है। यूरिन तो भैया हमारा वाटर सॉल्युबल है ना, मतलब इसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल चीजें होती हैं वो ज्यादा इजीली एक्सक्रीट आउट होती है। अब ये ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल है, तो इस लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन नामक प्रोसेस का यूज करते हैं।
ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी हमारी, वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होके यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर बॉडी से निकल जाती है, जिससे वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट कम से कम प्रोड्यूस करे। जितनी देर तक रहेगी उतना ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हर ड्रग का अपने थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ इसका टॉक्सिक इफेक्ट रहता है। ठीक है। तो अब चूंकि एक्सोजीनियस केमिकल है, बॉडी के बाहर का जो कुछ भी है सब बॉडी के लिए खतरनाक होता है ना। तो हम भैया क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू ड्रग की केमिकल फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इनसाइड द बॉडी कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बायोट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इनमें ड्रग अगर हमारी एक्टिव होती है तो वो एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, अगर ड्रग इनएक्टिव है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि भैया जैसे आपकी फिनोबार्बिटोन है, ठीक है, नाम सुना होगा फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन जो भैया है आपकी, ये एक्टिव ड्रग है। अब इसकी यहां पर मेटाबॉलिज्म होगी तो ये हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, ये इनएक्टिव। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग थी जो कि रेस्पॉन्स प्रोड्यूस की। अब रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद इसको बॉडी से बाहर निकालना है, इसकी मेटाबॉलिज्म हुई या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोक्सी मतलब वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और इसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी। पहले प्रोसेस समझ में आ गया कि एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट। तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा एक ड्रग लिवोडोपा, है ना, पार्किंसन में यूज करते हैं लिवोडोपा। ये भैया इनएक्टिव है। इनएक्टिव ड्रग को हम प्रो ड्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग बोलते हैं। ये लिवोडोपा जो है मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप किसमें कन्वर्ट होती है? डोपामीन में, है ना। तो डोपामीन जो है ये हमारा, ये एक्टिव है, एक्टिव मेटाबोलाइट है। किसका? लिवोडोपा का। समझ में आ गई बात? एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है ना, प्रोड्रग क्या होती है, ये सारी चीज क्लियर है। ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक के 4 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, मतलब ये बायोट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है ना, दो चीजें होती है, दो रिएक्शन होती है इसमें, एक फेज फर्स्ट रिएक्शन, एक फेज सेकंड रिएक्शन। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मॉर्फिन। तो देखिए भैया, मॉर्फिन जो होता है ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, है ना। इसका अभी नीचे आप देख लीजिएगा, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, उसमें कन्वर्ट होता है। और ये जो मॉर्फिन है ना, ये इसका एक्चुअली कोडीन, कोडीन जो ड्रग होती है ना, कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट है। मतलब ये कोडीन जो है ये आपकी एक्टिव ड्रग है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो केमिकल बनता है वो है मॉर्फिन, और ये भैया इससे भी ज्यादा एक्टिव होता है ना। तो ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना इसको। ठीक है, तो मॉर्फिन नहीं होगा। दूसरा है भाई आपका डायजीपाम। तो डायजीपाम का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो क्या होता है? ऑक्साजीपाम। मतलब कि डायजीपाम की अगर हम मेटाबॉलिज्म करेंगे या बायोट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, तो ये डायजीपाम से ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसका भी एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। ये है डिजिटॉक्सिन। तो भैया डिजिटॉक्सिन जो है ये भी एक्टिव है, जिस तरह से डायजीपाम एक्टिव था उसी तरह से ये डिजिटॉक्सिन भी एक्टिव है, और इसका जो मेटाबोलाइट होता है वो होता है डिजॉक्सिन। ठीक है, तो मतलब डिजिटॉक्सिन भी एक्टिव, डिजॉक्सिन भी एक्टिव, तो इसका भी एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन बच गया आपका? ये बच गया आपका नियोस्टिग्मीन। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये नियोस्टिग्मीन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि नियोस्टिग्मीन का कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है। यहाँ पर हम दो चार आपको एक्टिव मेटाबोलाइट बताया दे रहे हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आपका पूछा जाएगा। जितने मैंने यहाँ पर ऊपर बता दिए हैं आपको वो याद रखना है, और ये याद रखना है। ठीक है, देखिए हमने मॉर्फिन का बताया था, मॉर्फिन याद कर लीजिए, इसका याद करने की जरूरत नहीं। एलोप्यूरिनॉल, एलोजैंथीन, इसका मतलब एलोपेरिनॉल भी एक्टिव ड्रग है आपकी, और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? एलोजैंथीन। प्रोकेनामाइड, एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड इंपॉर्टेंट है। प्रीमिडोन, फिनोबार्बिटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिए इसको। डायाजीपाम, इसका ये ऑक्साजीपाम वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमिटिप्टाइलिन, नॉरटिप्टाइलिन, कोडीन, मॉर्फिन, कई बार पूछा गया है कोडीन और मॉर्फिन का। स्पाइनोलैक्टोन, कैनड्रिनॉन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनको याद करना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, ये है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। देखिए आरआरबी फार्मेसी 2019, ये एक हमने डाल रखा है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि पेनिसिलिन वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर की थी। हालांकि आप सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, चौथा ऑप्शन आपका एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भैया ये हो गए पेनिसिलिन वैक्सीन के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेनिसिलिन अ वेल नोन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, फंजाई से प्राप्त होती है, स्पेसिफिकली अ स्पीसीज ऑफ द जीनस पेनिसिलियम, है ना, या पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम काइसोजेनम से पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया गया था, है ना। और इसको दूसरा जो आपका विश्व युद्ध हुआ था, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें यूज किया गया था, ठीक है। अच्छा, वहां पे दूसरा ऑप्शन था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कोच पॉस्टुलेट दिया था, जर्म थ्योरी, मतलब कि अगर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब चीजें हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, कैसे ग्रो करते हैं, इसके लिए उन्होंने 5 नियम बताए थे, ठीक है। तो ये कोच पॉस्टुलेट के नाम से पूछा जाता है कि कोच पॉस्टुलेट या जर्म थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था, ठीक है। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, ये डीएनए स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर गिव्स वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने दिया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से होता है, या वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। अगर ये वेरियोला वायरस से होता है तो वेरिसेला वायरस से क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर ये वेरिसेला वायरस से होता है तो वेरियोला वायरस से क्या होता है ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप ऑप्शन देख गए, है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, ये एस्पिरिन जो होता है मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है, ये आपका सिंथेटिक केमिकल होता है, ठीक है। अब ड्रग जो होती हैं हमारी, उनको हम कई सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए प्लांट भी होते हैं, मिनरल होते हैं, एनिमल होते हैं, है ना, कहीं से भी, जैसे हिपैरिन वगैरह हो गया, ठीक है, तो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। प्लांट सोर्स से तो आपने फार्माकोग्नोसी में इतनी ड्रग्स पढ़ रखी होगी, राल्फिया है, सेना है, रूबार्ब है, इतनी सारी ड्रग्स हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन था सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज, ये सिंथेटिक हो गया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। एस्पिरिन इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट मेडोस्टोइड्स विलो बार्क। एस्पिरिन जनरली पहले उससे ऑब्टेन किया जाता है, एस्पिरिन नहीं यूज किया जाता है, एस्पिरिन से रिलेटेड केमिकल यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसे आप मत देखिए। एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, कम्स अंडर द एनासिड्स क्लास ऑफ ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत ये एस्पिरिन आती है। इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है। यार इसको ना आप जैसे भी मार्क करना हो ये लिख लीजिए कि एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, कम्स अंडर द एनासिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। रिवर्सिबल दो तरह की ड्रग्स होती हैं, तो अब ये है क्या है, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। अभी हमने ऊपर जब कर रहे थे, है ना, तब मैंने आपको बता दिया था कि भैया एनिमल सोर्स से कौन सी ड्रग ऑब्टेन की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका डाइकोमेरॉल, दूसरा ऑप्शन है हिपैरिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन ह्यूमन, और चौथा ऑप्शन है कोकेन। तो भैया कोकेन किससे ऑब्टेन करते हैं आप, प्लांट से ऑब्टेन होती है ना, कोका प्लांट से, ठीक है। और इंसुलिन ह्यूमन, इंसुलिन ह्यूमन और हिपैरिन, यहाँ पर आप दो लोग, इन दोनों ऑप्शंस में मतलब आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो कमेंट करिए जरा, देखते हैं ज्यादा लोग यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, इंसुलिन ह्यूमन के साथ जाएंगे। लेकिन भैया आज अगर हम देखें कि ये दोनों ऑप्शन अगर जैसे हिपैरिन ना होता तब तो आप इसको मान लेते, लेकिन यहाँ पर हिपैरिन मौजूद है, तो हिपैरिन को हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसुलिन ह्यूमन है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं आजकल, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जान ले रहे हैं मतलब इंसुलिन बनाने के लिए, समझ रहे हैं आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं इसको। तो एनिमल सोर्स से नहीं ऑब्टेन हो रहा है हमारा इंसुलिन ह्यूमन, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हिपैरिन। हिपैरिन को हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, ना कि इंसुलिन ह्यूमन को, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप भैया, क्या है एक्सप्लेनेशन, heparin, this is naturally occurring anticoagulant obtained from animal source like pig intestine, okay। इंसुलिन ह्यूमन में देखते हैं, इंसुलिन ह्यूमन क्या भैया, while insulin can be excreted from animal source,
सेज मतलब एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता, लेकिन मॉडर्न इंसुलिन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेकिंग इट ह्यूमन डेराइव्ड प्रोडक्ट नॉट एन एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग। समझ रहे हैं? मतलब अगर यहाँ पर हिपैरिन ना होता तो आपका इंसुलिन हो जाता, डेफिनेटली, नो डाउट। अगला कोकेन तो आपको पता ही है ना, स्टिमुलेंट ड्राइव फ्रॉम द कोका प्लांट, नॉट एन एनिमल सोर्स। ठीक है, तो एनिमल सोर्स से आपका क्या हो जाएगा? हिपैरिन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यार ऑप्शन आप लोग देख ले रहे हैं है ना, चलिए ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख लूंगा इसको। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। आपको बताना है कि जो ड्रग रेयर डिजीज के लिए यूज होती है, देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। जो ड्रग रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑर्फन ड्रग, दूसरा ऑप्शन है रेयर ड्रग, तीसरा ऑप्शन है ओटीसी ड्रग, चौथा ऑप्शन है इमरजेंसी ड्रग। तो देखो भैया, जितनी भी ड्रग होती है हमारी जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है, रेयर डिजीज का मतलब क्या है? मतलब कि जो बहुत कम लोगों में होती है, जो बहुत ही रेयर है, किसी 10,000 में से एक को हो गई है ना, उसको हम रेयर डिजीज बोलते हैं। और उन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जिस ड्रग का हम यूज करते हैं उनको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। और ऑर्फन ड्रग जो है ये होती है ना, ये मतलब ऐसी ड्रग होती है जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इनकी सेल नहीं होती है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होती है। मतलब इनको अगर कोई बनाता भी है तो बहुत महंगी रहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसको बनाने के लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ड्रग आपके लिए चीपली प्रेजेंट हो सकती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, मतलब कि इन पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, इसीलिए ये ड्रग जो होती है ये थोड़ा सा आपको सस्ती पड़ती है, अदरवाइज ये बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग इनको बोलते हैं। अब आपको बताना है कि एन ऑर्फन ड्रग इज वन दैट हैज, आपको बताना है कि ऑर्फन ड्रग जो होती है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रखती है। तो पहला ऑप्शन है आपका लो थेरेपेटिक इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक, तीसरा ऑप्शन है ड्रग विद हाई टॉक्सिसिटी, या इंपोर्टेड ड्रग फ्रॉम फॉरेन। आपको बताना है कि भैया ये ऑर्फन ड्रग जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको ये स्पेशल मैन्युफैक्चरर इकोनॉमिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्फन ड्रग। चलो ऑर्फन ड्रग की कहानी ही खत्म हो जाएगी पूरी। ऑर्फन ड्रग क्या होती है? इट इज अ ड्रग विच एक्ट एन ऑर्फन रिसेप्टर, मतलब ऐसी कोई ड्रग होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्फन रिसेप्टर से मतलब एक्यूमुलेट होके या उससे इंटरफेयर करके अपना एक्शन रिलीज करती है। दूसरा ऑप्शन है इट इज अ वेरी चीप ड्रग, मतलब ये बहुत ही सस्ती होती हैं। इट इज अ ड्रग विच हैज नो थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब ये ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है। यार ऐसा तो नहीं, वो तो होती है हमारी प्लेसिबो। कौन सी होती है? प्लेसिबो, जिनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है ना, वो केवल हमारी साइकोसिस, मतलब कि लोगों को लगता है ना कि हम दवा खाएंगे तो आराम मिल जाएगा, तो उस ड्रग में कुछ नहीं होता है, उनको ऐसे केवल नाम के लिए दवा दे दी जाती है। उस ड्रग को हम बोलते हैं प्लेसिबो, मतलब उनकी मेंटल स्टेट लगती है कि नहीं हमने दवा खा ली मुझे आराम हो जाएगा। ठीक है, तो उन ड्रग को बोलते हैं प्लेसिबो। तो भैया ये ऑर्फन ड्रग तो नहीं होंगी। अगला है आपका, इट इज अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, आपने पहले डिस्कस कर रखा है, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द ऑर्फन ड्रग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्फन ड्रग नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सोडियम थाइसल्फेट, दूसरा ऑप्शन है आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, तीसरा ऑप्शन है फोमविजोल, और चौथा ऑप्शन है कीटोकोनाजोल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन पहले ही देख लिया आपने भाई, कीटोकोनाजोल होगा। ठीक है, लेकिन देखिए आपको हम यहाँ पर एक लिस्ट दे दे रहे हैं, है ना, जो ऑर्फन ड्रग्स की लिस्ट है उनको याद कर लीजिए, उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए आपका। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको एक ट्रिक के साथ याद करना है। क्या है ट्रिक? क्या है? एस आर, मतलब शाहरुख खान साहब जो हैं वो डीडीएलजे का फैन है, मतलब एस आर डीडीएलजे का फैन है। सार मतलब शाहरुख खान साहब जो हैं वो डीडीएलजे के फैन है। ठीक है, तो एस एस फॉर क्या हो जाएगा? सुमाटिप्टेन, सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट। एस फॉर सुमाटिप्टेन, सोडियम थाइसल्फेट, स्टिबोग्लूकोनेट। ठीक है, आर रिफाब्यूटिन, रिफामिक्सिन, रिटुक्सीमैब। डीडी में सिर्फ एक डी का है, डिजिबिन। डिजिबिन किसके लिए यूज होती है? जब डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब डिजिबिन एंटीबॉडीज यूज होती है। ठीक है, बहुत ही रेयरली किसी को होता है जिसको डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी वगैरह होती है। ठीक है, तो वहां पर हम डिजिबिन यूज करते हैं। कई बार पूछा गया है, डिजिबिन एंटीबॉडीज होती है ये। ठीक है, एल लायोथायरोनिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी।
F फॉर फोमेपिजोल, A फॉर एजासिटिडीन, N फॉर नाइट्रेट्स, ठीक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह होती हैं, ठीक है। जितनी भी नाइट्रेट्स होती हैं, नाइट्रेट क्लास की ड्रग बहुत कम ही रेयरली यूज होती हैं। तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं आपकी, है ना, ये सारी की सारी ड्रग ऑर्फन ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, जो कि रेयर डिजीज या ऑर्फन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। आपको बताना है कि मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप जिन ड्रग्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिशियन सैंपल, प्लेसिबो, देखो प्लेसिबो को हमने भी डिस्कस किया था, है ना। तीसरा ओटीसी ड्रग, चौथा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल एच आपने पढ़ा होगा आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। मतलब जिन ड्रग्स को हम प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही केवल हासिल कर सकते हैं, उन ड्रग को हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। ऐसी ड्रग्स जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लिया जा सकता है, उनको हम ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेसिबो ऐसी ड्रग्स होती है जिनके अंदर कोई भी थेरेपेटिक सैंपल मतलब थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी मेडिकामेंट्स नहीं होता है, उनको हम प्लेसिबो बोलते हैं, ठीक है। और फिजिशियन सैंपल वगैरह तो जानते हैं, जो एमआर वगैरह डॉक्टर्स को दे जाते हैं, है ना, जिनको सेल नहीं किया जा सकता है, लिखा होता है नॉट फॉर सेल ओनली फिजिशियन सैंपल, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 9 का डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्त। 10वां क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरह क्वेश्चन आ जाता है, बस केवल 4-5 चीजें आपको याद रखना है। आपको बताना है कि हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू, मतलब कि हाइपोडर्मिक इंजेक्शन जो होते हैं वो कहां पर लगाए जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक टर्म जो है ये सीधा सा बात कर रहा है कि हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, नीचे, और डर्मल मतलब डर्मिस के नीचे। तो डर्मिस की जो लेयर होती है उसके नीचे जो लगाया जाएगा उसको हम हाइपोडर्मल इंजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन कह रहा है द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, ये तो गलत है, ठीक है। इनटू द टिश्यू ऑफ रिलैक्स्ड मसल, मतलब कि मसल्स की जो रिलैक्स टिश्यूज होते हैं, मतलब एडिपोज टिश्यूज वगैरह में लगाएंगे इसको हम, इनटू द टिश्यू ऑफ रिलैक्स मसल्स, ये नहीं। तीसरा ऑप्शन है इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली बीनीथ द डर्मल स्किन लेयर, यस। हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस मतलब डर्मिस के, तो यहां पर क्या कह रहा है? इमीडिएटली बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, द डर्मल स्किन लेयर, मतलब कि जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की, उसके जस्ट नीचे हम अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको हम हाइपोडर्मिक इंजेक्शन बोलेंगे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट आपको हमने इंजेक्शन के वो दे रखे हैं कि कौन से इंजेक्शन के लिए कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए भैया, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर को हम 90 डिग्री पे एंगल पे देते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। इंट्रामस्कुलर ये हमारी मसल्स है, यहां पर आना है तो ये इंट्रामस्कुलर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सब क्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं भैया कि इसके लिए 45 डिग्री एंगल पर हम क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जब ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं थ्रू द इंजेक्शन, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आईवी इंजेक्शन हमें देना है इंट्रावेनस, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? 25 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चंस में आप लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, तो इनको भैया याद रखना है आपको, ठीक है। और लास्ट है आपका इंट्राडर्मल, कि अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपको लगाना है तो आप उसका एंगल कितना रखेंगे? तो 10 से 15 डिग्री एंगल आपका होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें कि IM, SC, IV एंड ID, तो IM के लिए कितना होगा? 90, SC के लिए कितना होगा? याद कर लो ना, IM, SC, IV, ID, ठीक है। IV के लिए 25, घटाते चले जाओ, 10 से 15 किसके लिए? इंट्राडर्मल, ठीक है। IMSC, मैं SC हूं, IVID, है ना। दोस्तों ये थे आपके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको थोड़ा सा कोई भी डाउट ना होने पाए। थोड़ा सा ये लेंदी तो हो ही गया है लेक्चर आज का, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे के जो लेक्चर्स हो कम उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाए भी। मतलब आपको कोई भी डाउट रह गया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।